मैंने कहा भाई साहब आप तो ये बताओ कि बाजना के सब लोग समझदार हैं या एक आध बेवकूफ भी पाया जाता है। वो बोला नहीं, जरूरत पड़ने पर भोपाल से बुलाया जाता है। क्यों लिखे वीररस, जो अपन है ही नहीं। उसने इनको 80,000 दिए, अपना माथा ठोक लिया। मेरे बाप अब क्या कहा? ये बोले कुछ नहीं भाई साहब, सिर्फ इतना ही कहा, पहचाना, सुनाऊं, तालियां नहीं रही। बाजना के सीधे सच्चे लोग बोले साहब दो चार कह तो रहे थे हम जिंदा हैं, हमें मत जलाओ, लेकिन हमने सोचा नेता हैं, झूठ बोल रहे। कविता क्या होती है? देश के बड़े कवि प्रकाश पटेरिया जी, उन्होंने कहीं कहा कि गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में पली हुई, कवि केशव के घर के बाहर निकली रत्नों में जड़ी हुई, जब मीरा की करताल बजी तो कृष्ण भक्त में लीन हुई, मतिराम बिहारी घनानंद को मिली प्रेम में मड़ी हुई, जो जगन्नाथ रत्नाकर को गंगा अवतरण कराती है, ऋषि वाल्मीकि की वो पावन बेटी कविता कहलाती है। उस कविता के सम्मान में आप लोग इतनी देर से बैठे हुए हैं, इतनी सर्दी के बाद भी आप लोग बड़े इंतजार कर रहे हैं कि कब कवि सम्मेलन प्रारंभ हो। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और वाकई में आप लोग बड़े समझदार भी हैं। मफत लाल जी कहाँ गए? मैं मफत लाल जी को प्रणाम करता हूं। जय हो। मफत लाल जी का मेरे पास फ़ोन आया, बोले दीपक दनादन तुम्हें आना है बाजना कवि सम्मेलन में। मैंने कहा आ जाऊँगा भाई साहब। बोले कितने पैसे लोगे? मैंने कहा मैं आजकल 35,000 रुपये ले रहा हूँ। बोले पागल हो क्या? मोहन मुंतजर तो बड़े कम में आ रहा। मैंने कहा कितने में आ रहा? बोले बड़े कम में आ रहा। अरे मैंने कहा कितने में आ रहा? बोले बड़े कम में आ रहा। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा एक काम करना भाई साहब, जितने में मोहन मुंतजर आ रहा उससे 100 रुपये कम देना। ये बोले आ जाओ। यहाँ आके पता चला कि वो 100 में ही आया है। ये मफतलाल जी है, भगवान कसम। मेरा तो कौन बनेगा करोड़पति में सिलेक्शन हो गया। अमिताभ बच्चन ने मुझसे पूरे 15 सवाल पूछे, 14 सवालों के मैंने बिल्कुल ठीक ठीक जवाब दिए और 5 करोड़ जीत गया। लेकिन जैसे ही अमिताभ बच्चन ने मुझसे 15वां सवाल पूछा, मुझे सवाल का जवाब आता था, जानबूझ के मैंने जवाब नहीं दिया और 7 करोड़ हार गया। मुझसे अमिताभ बच्चन ने पूछा कि बताओ इस पूरे देश में सबसे कम बजट का कवि सम्मेलन कौन करा सकता है? भगवान कसम मैं 7 करोड़ हार गए, लेकिन मफतलाल जी का नाम नहीं लिया। बड़े खतरनाक आदमी है, मैं प्रणाम करता हूं उनको। बड़े समझदार लोग हैं बाजना के। मैं तो जब बाजना आया तो एक सज्जन मुझे मिले, बोले कहाँ से आया? मैंने कहा भाई साहब भोपाल से आया। बोले याद रखना बाजना के लोग बड़े समझदार। मैंने कहा अच्छी बात है। मैं जैसे ही फिर यहाँ आया, थोड़े बैठा तो एक सज्जन फिर बगल में आके बैठ गए। बोले कहाँ से आया? मैंने कहा भोपाल से आया। बोले याद रखना बाजना के लोग बड़े समझदार। मैंने कहा अच्छी बात है। जैसे ही मंच पे आया फिर एक सज्जन आ गए, बोले कहाँ से? मैंने कहा भोपाल से। बोले याद रखना बाजना के लोग बड़े समझदार। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भाई साहब आप तो ये बताओ कि बाजना के सब लोग समझदार हैं या एक आध बेवकूफ भी पाया जाता है? वो बोला नहीं, जरूरत पड़ने पर भोपाल से बुलाया जाता है। लोग कहते हैं जैसे कि उसने कहा कि वीर रस के कवियों पे इल्जाम लगता है कि चीखते हैं, चिल्लाते हैं। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं, हमारे देश में अगर आज़ादी के नाम पे, बोलने की आज़ादी के नाम पे सबसे अधिक फायदा उठाया तो हमारे देश के नेता और अभिनेताओं ने उठाया है। जिसे देखो कोई भी भाषण, कोई भी बयान दे देते हैं। कुछ दिनों पहले एक नेता ने बयान दिया कि तुम लोग गाय का दूध पीते हो, इसलिए गाय को माता कहते हो, इस लिहाज से तो बकरी भी दूध देती है तो बकरी तुम्हारी बहन हुई। ये हमारे नेताओं के बयान हैं। उस नेता ने कहा कि तुम लोग गाय का दूध पीते हो इसलिए गाय को माता कहते हो, इस लिहाज से तो बकरी भी दूध देती है तो बकरी तुम्हारी बहन हुई। तो मैं प्रणाम करता हूं उन सरदार जी को जिन्होंने जवाब दिया कि नेताजी माफ करना, बहन का दूध पीने की सड़ी गली गंदी मानसिकता वाली परंपरा आपके यहाँ होगी, हमारे यहाँ नहीं। जिसे देखो कोई भी कुछ भी बोल रहा है। वो एक कह रहा है मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मेरी गर्दन पे छुरी रख दो। मैं हास्य का कवि हूं साहब, मैं गुस्से में बात नहीं करता, मैं हास्य में निपटा देता हूं। जिसने कहा कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। जो भारत माता की जय नहीं बोलना चाहता, भोपाल से आया हूं बाजना वालों और भोपाल की तरफ से जवाब देता हूं। अगर आपको लगे कि यह जवाब बाजना की तरफ से है तो अपनी तालियों से बताना कि आप कवि सम्मेलन को कितना सुनना चाहते हो। जिसने कहा कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, तुम भी सुनना दास आरोही, जो कहता है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा।
बंदर कहता है मैं ना बंदेवी की जय बोलूंगा, बंदर कहता है मैं ना बंदेवी की जय बोलूंगा, भावनाओं को देशवासियों संविधान से तौलूंगा, जी चाहे उस बंदर के घर पी के जाऊं लाल की, जी चाहे उस बंदर के घर पी के जाऊं लाल की, जी भर के फिर उसे सुनाऊं मैं गाली भोपाल की। क्या जरूरत जबरन लोड लेने की, ऐसे ही निपटा दो। अभी परसों एक कवि सम्मेलन से हम लोग लौट रहे थे, नरकंकाल जी और मैं दोनों अपने आराम करने की मुद्रा में ट्रेन में, देखा सामने की बर्थ पे 4 लड़कियां आपस में बात कर रही। एक बोली तुझे कैसा पति चाहिए, तो पहली वाली ने जवाब दिया अपने को तो करोड़पति चाहिए। दूसरी वाली से पूछा तुझे कैसा पति चाहिए, बोली अपने को तो 50-50 लाख के 2 चल जाएंगे। तीसरी से पूछा तुझे कैसा चाहिए, बोले अपने को तो 25-25 लाख के 4 चल जाएंगे। भगवान कसम इससे पहले चौथी कुछ बोलती, नरकंकाल उठे, चारों का अपना विजिटिंग कार्ड दिया, बोले देखो ऐसा है अभी तो मैं सो रहा हूं, जब 1000 पे आ जाओ तो मुझे जगा देना। ये हास्य कवि इसलिए आनंद के साथ कवि सम्मेलन को सुनो, मस्ती के साथ, क्योंकि किसी ने कहा है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। वरना 2-3 लोग मुझे देखने में ऐसे लग रहा है यार ये जबरदस्ती जिंदा है। तो जबरदस्ती जिंदा मत रहो, क्योंकि जिन तारों में करंट नहीं होता लोग उन पे चड्डी बनियान टांगना शुरू कर देते हैं। मस्ती के साथ कवि सम्मेलन सुनो, टेंशन लेने का कोई मतलब नहीं है। उज्जैन के एक बड़े कवि हुए हास्य के, उनकी बड़ी प्यारी कविता की ये पंक्तियां हैं। जब नेताओं की बात की तो मुझे याद आया कि एक नेता को सांप ने डसा, नेता को कुछ नहीं हुआ, सांप चल बसा। नेताओं की बात कर रहे थे भ्रष्टाचार की। देखो इस देश से भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकता, भ्रष्टाचार हमारी रग रग में समाया हुआ है। कल मेरा दोस्त कह रहा था यार दीपक ये भ्रष्टाचार कुछ ले दे के खत्म नहीं हो सकता क्या। ये बात कुछ लोगों को आराम से समझ में आएगी, ये व्यंग की बात होती है, लेकिन भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकता और आप इस देश के नेताओं को कभी नहीं सुधार सकते। मुझे तो याद आता है बाजना के पास से एक रैली निकली नेताओं की, एक बस में 500 नेता, ज्यादा हो गए क्या, थोड़े कम कर दें, 100 नेता कर दें दादा, 100 तो कर लो। एक बस में 100 नेता, बस ऑन स्पॉट पलट गई, सारे नेता खत्म। थोड़ी देर में पुलिस वाले आए, गांव के बाजना के सीधे साधे लोग आए, एक एक नेता को निकाला, सबका क्रियाक्रम किया। थोड़ी देर में पुलिस वाले आए, उन्होंने पूछा क्यों रे कोई जिंदा तो नहीं बचा था। अब बाजना के सीधे सच्चे लोग बोले साहब 2-4 कह तो रहे थे हम जिंदा हैं हमें मत जलाओ, लेकिन हमने सोचा नेता हैं झूठ बोल रहे हो। ये स्थितियां हो जाती हैं। बहुत अच्छी रचना उन्होंने पढ़ी, लेकिन आपसे निवेदन है कि थोड़ा मस्ती के साथ इस कवि सम्मेलन को सुनो, टेंशन लेके बिल्कुल मत सुनो, क्योंकि टेंशन का कोई भरोसा नहीं, कहीं से भी आ जाती है। टेंशन का कोई भरोसा नहीं भाई साहब, सच कह रहा हूं। मेरा दोस्त अभी परसों बढ़िया जा रहा था, कार में गाने बजा रहा था और शानदार चला जा रहा, इतने में ही एक लड़की आ गई, सामने टकरा गई, एक्सीडेंट, टेंशन, उसका दिमाग खराब। लड़की को लेके अस्पताल पहुंचा, वहां उसने डॉक्टर से कहा इसको बचाओ नहीं तो मेरे ऊपर केस हो जाएगा। जब उसका ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर आया, बोले बधाई हो लड़की एकदम ठीक है, मेरे दोस्त की टेंशन खत्म। डॉक्टर बोला बधाई हो आप बाप बनने वाले। उसका दिमाग खराब, बोले अरे मैं तो इसको जानता ही नहीं, मैं कहां से इसके बच्चे का बाप। डॉक्टर बोला उसकी याददाश्त चली गई है, वो कह रही है ये लेके आया यही होगा मेरे बच्चे का बाप। उसने कहा डीएनए टेस्ट करा लो, डीएनए हुआ, डीएनए की रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने कहा बधाई हो आप उस लड़की के बच्चे के बाप नहीं हैं, मेरे दोस्त की टेंशन खत्म। डॉक्टर बोला क्योंकि आप तो बाप ही नहीं बन सकते। अच्छा टेंशन ये नहीं कि बाप नहीं बन सकते, उसने कहा यार जब बाप नहीं बन सकता तो घर में जो 2 खेल रहे, समझ में आई हो तो जरा जोरदार तालियां बजा दो। मस्ती के साथ सुनो। गधों की बात कर रहे थे बढ़िया नरकंकाल जी, भगवान कसम मथुरा आए कवि सम्मेलन में। एक बार मफतलाल जी ने इनको बुलाया, अभी 5 महीने पहले मेला लगा हुआ था। मफतलाल जी ने कहा कि यार अभी कवि सम्मेलन शुरू होने में 2 घंटे हैं, चलो तुमको मेला घुमा के लाता हूं। ये नरकंकाल जी को चले गए मेला घुमाने। वहां देखा एक आदमी एक गधे को लेके खड़ा,
उसने गधे के ऊपर शर्त रख दी कि जो इस गधे का सिर बिना हाथ लगाए नामे हिला के दिखाएगा उसको 40,000 रुपए नगद दिए जाएंगे। हर आदमी ने कोशिश कर ली, कोई कुछ नहीं कर पाया। नरकंकाल जी गए, धीरे से गधे के कान में कुछ कहा, भगवान कसम गधे ने पहली फुर्सत में नामे सिर हिला दिया। उस आदमी का दिमाग खराब, उसने इनको 40,000 दिए, बोले तुमने इसके कान में कहा क्या? ये बोले कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही कहा, कवि हूं, कविता सुनाऊं। अच्छा, दूसरा चक्कर लगाया तो पट्टे ने 2 शर्त रख दी, जो इस गधे का सिर पहले हाँ में हिला के दिखाएगा, फिर ना में हिला के दिखाएगा, उसको 80,000 रुपए दिए जाएंगे। फिर सबने कोशिश कर ली, कोई कुछ नहीं कर पाया। नरकंकाल जी गए, धीरे से गधे के कान में कुछ कहा, गधे ने फौरन हाँ में सिर हिला दिया। दूसरी बार का फौरन ना में सिर हिला दिया। उस आदमी का दिमाग खराब, उसने इनको 80,000 दिए, अपना माथा ठोक लिया, मेरे बाप अब क्या कहा? ये बोले कुछ नहीं भाई साहब, सिर्फ इतना ही कहा, पहचाना, सुनाऊं, तालियां नहीं। ये स्थितियां हो जाती हैं, लेकिन आप लोग वाकई में बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, प्रणाम करता हूं आपको। दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्राणी था डायनासोर, वो तो रहा नहीं, लेकिन उसके जो 2 फेफड़े बचे थे, भगवान कसम क्या खतरनाक। भाई साहब, आपकी बेटी ऐसी है तो आपकी पत्नी को तो मैं और विशेष प्रणाम करता हूं। मैं ये सोचता हूं कि अगर इसकी शादी को रिश्ते आएंगे और इसकी कविता कोई लड़का सुनेगा तो वो सबसे पहले परिचय क्या देगा? बहन जी आप कितने भाई बहन? स्थितियां ऐसी हो जाती हैं, लेकिन वाकई में बहुत अच्छा उसने पढ़ा। मुझसे कई लोग कहते तुम वीर रस क्यों नहीं लिखते? मैंने कहा क्यों लिखें वीर रस, क्यों लिखें वीर रस जो अपन है ही नहीं, वो लिखने से क्या फायदा? अच्छा, अपन उन वीर रस के कवियों की, दादा मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, अपन उन वीर रस के कवियों की तरह तो हो नहीं सकते जो घर से आ रहे पत्नी से पिट के और मंच पे सुना रहे वीर रस की कविता। एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों, इस देश के आधे से ज्यादा बल्कि 90% वीर रस के कवि केवल पाकिस्तान को निपटाने में अपनी कविता खर्च कर देते हैं। केवल पाकिस्तान, जिसे देखो वो पाकिस्तान को निपटाता है। मुझे ये लगता है अगर पाकिस्तान नहीं होता तो शायद इस देश में आधे से ज्यादा वीर रस के कवि नहीं होते। जो देश पहले ही निपटा हुआ उसे निपटाने की जरूरत क्या है? एकदम सच्ची घटना आपको सुनाता हूं, एकदम सच्ची। पाकिस्तान पे इंग्लैंड ने हमला कर दिया तो पाकिस्तान का सैनिक दौड़ता हुआ गया अपने जनरल के पास, बोले जनरल जनरल इंग्लैंड ने हमला कर दिया, आप क्या करें? जनरल बोला कोई बात नहीं, हम बड़ी जद्दोजहद के साथ लड़ेंगे, इंशाअल्लाह हम जीतेंगे, लाओ मेरी लाल शर्ट। लाल शर्ट आई, जनरल लाल शर्ट पहन के लड़ाई करने चला गया। 4-5 दिन तक लड़ाई चली, जैसे तैसे करके पाकिस्तान जीत गया। जीत का जश्न मनाया गया। जश्न मनाते हुए उस सिपाही ने अपने जनरल से पूछा कि जनरल साहब लड़ाई में जाने के पहले आपने लाल शर्ट क्यों पहनी? तो जनरल ने जवाब दिया, मेरे दोस्त वो लाल शर्ट मैंने इसलिए पहनी कि लड़ते समय अगर मैं घायल हो जाऊं तो मेरे लाल रंग की शर्ट मेरे लाल रंग के खून में, मेरे लाल रंग का खून मेरे लाल रंग की शर्ट में छुप जाए, ताकि मेरा खून देख के मेरे सैनिकों का हौसला ना गिरे। बात क्या है? नहीं, ताली अब बजाना। इतने में ही भारत ने हमला कर दिया पाकिस्तान पे। फिर वो जनरल के पास सैनिक दौड़ता हुआ गया, बोले जनरल जनरल भारत ने हमला कर दिया, आप क्या करें? जनरल बोला कोई बात नहीं, हम बड़ी जद्दोजहद के साथ लड़ेंगे, लाओ मेरा पीला पेंट। कईयों को सुबह समझ में आएगी। स्थिति इतनी विकट हो जाती है, लेकिन आपको प्रणाम करता हूं, वाकई में आप लोग बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। आप लोग एक बात जरूर ये चीज समझ लेना कि वही आदमी प्यार का विरोध करता है जो प्यार से चोट खाया हुआ होता है। ऐसा नहीं है कि इसने कभी प्यार नहीं किया, अपने जमाने में बहुत प्यार किया, इतना प्यार किया कि एक बार एक लड़की से बोला कि तू मेरी नहीं हुई तो मैं किसी की नहीं होने दूंगा, तू मेरी नहीं हुई तो मैं किसी की नहीं होने दूंगा, तू मेरी नहीं हुई तो मैं किसी की नहीं होने दूंगा। मैंने कहा क्यों रे, तेरी हो गई तो क्या पूरे मोहल्ले की होने दे? ये स्थितियां हो जाती हैं। अच्छा, श्रृंगार के कवि ये तो प्यार के विरोध में बात कर रहे थे, लेकिन श्रृंगार के और प्यार के कवि प्यार की कविताएं ऐसे पढ़ते हैं जैसे करेले के ऊपर चाशनी चढ़ा रहे हो। भगवान कसम, मेरा प्यार से आज तक कोई वास्ता नहीं रहा, क्योंकि मैंने तो जिससे प्रेम विवाह किया आजकल वही प्रेम चोपड़ा बन के मेरे सिर पे नागिन डांस कर रही है।
आखिर प्यार हो क्या गया आजकल का? 4 पंक्तियां अपनी सुनाता हूं आपको कि आजकल प्यार क्या हो गया, सुनना और आनंद लेना। चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूं, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई। चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूं, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई। करके जुगाड़ पाई खुशियां अपार, ऐसा बेड लक यार के सभी पराई हो गई। तो झील के किनारे जिसे चाउमीन थी खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। झील के किनारे जिसे चाउमीन थी खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। सुबह तो कांग्रेस के ही साथ घूमती थी, शाम होते होते वो तो भाजपाई हो गई। ये आजकल का प्यार हो गया, भगवान कसम। मैं तो अभी परसों एक कवि सम्मेलन में मैंने बड़ी देर तक कविता सुनाई भाई साहब, बड़ी देर तक। 1 घंटे कविता सुनाने के बाद भी किसी ने ताली नहीं बजाई तो मेरा दिमाग खराब हो गया। गुस्से में मैं जोर से चिल्लाया कि लगता है यहाँ जितने बैठे सब कसम खा के आए कि ताली नहीं बजाएंगे। लेकिन मैं भी कसम खा के आया कि ताली तो बजवा के रहूंगा, नहीं तो किसी बिल्डिंग से जाके कूद जाऊंगा। बाजना का कोई व्यक्ति था वहां पे फंसा हुआ। मैंने कहा मैं कसम खा के आया हूं कि ताली तो बजवा के रहूंगा, नहीं तो किसी बिल्डिंग से जाके कूद जाऊंगा। वो बाजना का व्यक्ति उठा, बोला साथ चल धक्का मैं लगाऊंगा। ये कवियों की हालत हो जाती है, हालत बड़ी विचित्र। मैं तो पहले बच्चों को पढ़ाता था, अब कवि हैं, आदत है बच्चों को पढ़ाने की, तो पढ़ाते पढ़ाते कविता सुनाने लगते। इतनी कविता सुनाई कि बच्चे फेल होना शुरू हो गए। मध्य प्रदेश का आदमी हूं, मेरे पास मुख्यमंत्री मोहन यादव का फोन आया, बोले दीपक दनादन तुम्हारे चक्कर में बच्चे फेल होना शुरू हो गए, अगर कल से बच्चों ने अगर कुछ भी किया तो तुम्हारी जिम्मेदारी। लेकिन अपन नहीं माने, मैंने फिर बच्चों को कविता सुनाई तो अगले दिन मेरा ट्रांसफर मुर्गी पालन विभाग में कर दिया। जैसे ही मैं मुर्गी पालन विभाग में पहुंचा, मुर्गियों तक खबर पहुंची कि कवि दीपक दनादन आया, तो डर के मारे मुर्गियों ने अंडे देना बंद कर दिए। अब मेरे पास फिर मुख्यमंत्री जी का फोन आया, बोले दीपक दनादन तुम्हारे चक्कर में मुर्गियों ने अंडे देना बंद कर दिए, कल से अगर मुर्गियों ने 2-2 अंडे नहीं दिए तो समझ लेना तुम्हारी खैर नहीं, मेरा दिमाग खराब। मैं बंदूक लेके मुर्गियों के पास गया, मैंने कहा सुनो मुर्गियों, वैसे तो मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन अगर कल से 2-2 अंडे नहीं दिए तो सबको मार के खा जाऊंगा। अगले दिन देखा तो डर के मारे मुर्गियों ने 2-2 अंडे, 2 अंडे, 2 अंडे, 2 अंडे, एक ने एक ही दिया। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा क्यों, जब सबने 2 दिए तो तूने 1 क्यों दिया? बोले साहब वो तो मैंने आपके डर के मारे दे दिया, मैं तो मुर्गा हूं।